यार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। आप लोग सोच रहे थे ना कि हम लोगों का एग्ज़ाम कब होगा, हम लोगों का मॉडल पेपर कब जारी होगा। बाकी सब क्लास का सब एग्ज़ाम भी हो रहा है, मॉडल पेपर भी जारी हो रहा है। क्या हम लोग एग्ज़ाम देंगे या ऐसे ही पास हो जाएंगे? तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों का जो मॉडल पेपर है ना, वो जारी हो चुका है। हर एक सब्जेक्ट का एक एक मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है जैक के द्वारा। और आप लोग एग्जाम से पहले हर मॉडल पेपर को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो न्यू क्लासेस में इसी चैनल में आप लोगों को मिल जाएगा हर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बता दीजिए कि इस चैनल में अब वीडियो अपलोड होने लगा है। हर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। और देख लीजिए, जो है ना, आज मैं आप लोगों को साइंस सब्जेक्ट यानी कि विज्ञान सब्जेक्ट का जो सेट 1 है ना, इसका मैं फुल सॉल्यूशन आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और इस वीडियो में टोटल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ जो पहला प्रश्न है ना, आप लोग हर एक प्रश्न को लिखते चलिए, ठीक है। आप लोग हर हर प्रश्न को लिखते चलिएगा, तब जाके आप लोग जल्दी से याद करके रख सकेंगे। और अगर आप लोग नहीं लिखेंगे तो आप लोग बस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, हर एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, याद तो होना ही चाहिए, याद तो होगा ही। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिए। निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक जो है वो समान होता है? तो चाल का और वेग का एसआई मात्रक जो है ना बराबर होता है, मतलब ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे विस्थापन कहते हैं सर, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, जो तीसरा नंबर का प्रश्न है ना कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पहला ही ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आगे देख लीजिए, अगला जो प्रश्न है ना, यहाँ पर 4 नंबर का जो प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए, प्रश्न अच्छा से दिखा देता हूँ। देखिए, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है, मतलब गाड़ी में एक यंत्र लगा रहता है और उनके द्वारा तय की गई दूरी को वह दिखाता है। देखिए, आप लोग मोटर बाइक देखे होंगे, मतलब बाइक देखे होंगे, तो उसमें देखिए एक घड़ी जैसा सबसे ऊपर में लगा होता है, हैंडल के बीच बीच में लगा होता है। तो वहाँ पर बताता है कि गाड़ी जो है ना कितना किलोमीटर चल रहा है, कितना स्पीड से चल रहा है, इस तरह से वहाँ पर बताता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को वह बताता है, वह प्रदर्शित करता है, वह दिखाता है। तो इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे ओडोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडोमीटर कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। और आगे देखिए, जो 5 नंबर का प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना कि यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसका जो वेग होगा आधा हो जाता है। तो पिंड का जो रेखीय संवेग होगा वो क्या होगा? तो देखिए, उनका जो रेखीय संवेग होगा ना वही रहेगा। क्या होगा? तो वही रहेगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग नोट करिए कि यदि 2 वस्तु दिया हुआ है, देखिए पहला वस्तु और यहाँ पर दूसरा वस्तु दिया हुआ है। पहला वस्तु का मान है कितना? 6 किलोग्राम। और दूसरा वस्तु का मान कितना है? तो 34 किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि देखिए दोनों का जड़त्व आखिर कैसा है? दोनों का जड़त्व में सबसे मजबूत वाला जड़त्व कौन वाला होगा? ए ऑप्शन होगा या फिर बी ऑप्शन होगा सर? तो देखिए, जिसका जिसका द्रव्यमान जितना है उसका ही, मतलब जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा ना उसका जड़त्व जो है सबसे ज्यादा होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि ए का जड़त्व बी के जड़त्व से कम है क्या? मतलब देखिए, ए का जो जड़त्व है क्या बी के जड़त्व से कम है? मतलब नहीं है सर, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देख लीजिए कि बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। तो यहाँ पर देखिए, बी का जो जड़त्व है ना ए के जड़त्व से अधिक है कि नहीं? तो बोलिएगा हाँ सर है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए कि न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, इसका जो पहला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, जो वही मतलब न्यूटन के गति के नियम को मतलब जड़त्व के नियम से प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे देखिए जो 8 नंबर का प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए रॉकेट आप लोग देखे होंगे ना, तो रॉकेट जो है ना किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो संवेग के संरक्षण के नियम पर काम करता है। मतलब जो है सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है कि 60 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी भी मनुष्य का भार अगर चंद्रमा पर होगा तो आखिर कितना होगा उसका आंसर। तो याद रखिएगा 100 न्यूटन होगा। कितना होगा? 100 न्यूटन उसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, जो अगला प्रश्न है ना यहाँ पर 10 नंबर का, कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। याद रखिएगा दो वस्तु है और दोनों वस्तु के बीच की दूरी को क्या किया जाता है, तो आधा कर दिया जाता है। तो उनके बीच के जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा किस प्रकार बदल जाएगा, किस प्रकार बदलेगा। तो याद रखिएगा 4 गुना जो है ना वो अब बढ़ जाएगा। क्या होगा? 4 गुना जो है उसका जो बल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला जो प्रश्न है ना 11 नंबर का, कि ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है, मतलब प्रश्न जो है ना इस तरह से होना चाहिए था कि ध्वनि जो है ना किस माध्यम में गमन करती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। क्यों? क्योंकि ठोस में भी ध्वनि, तरल में भी ध्वनि और गैस में भी ध्वनि जो है ना गमन करता है, इसलिए इसका सब ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए कि वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में किसका उदाहरण हो सकता है। तो देखिए वायु में ध्वनि तरंगे जो हो ना, इसका जो मतलब देखिए वायु में जो ध्वनि हो ना, ध्वनि मतलब क्या? आवाज होता है। ध्वनि मतलब क्या होता है? तो आवाज होता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है। तो देखिए वायु में ध्वनि तरंगे जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंग होता है। अगला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत बार मैंने इस प्रश्न को रिपीट किया है अपने वीडियो में, बहुत बार। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मानव श्रवण की श्रव्य प्रास की ऊपरी आवृत्ति सीमा क्या होती है। तो देखिए आदमी जो है ना, आदमी के कान में कितना आवाज तक वो सुन सकता है। तो देखिए 20,000 HZ से लेकर के 20,000 मतलब 20 HZ से लेकर के 20,000 HZ तक वह सुन सकता है, माने हर्ट्ज तक वह सुन सकता है। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर ऊपरी सीमा का बात हो रहा है। ठीक है, तो ऊपरी सीमा मतलब सबसे पहले वाला। तो देखिए यहाँ जो 20 HZ है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो विसरण कहलाता है। याद रखिएगा अगला जो प्रश्न है ना 15 नंबर का, कि बर्फ का गलनांक कितना होता है। देखिए बर्फ का जो गलनांक है ना वो कितना होता है। तो याद रखिएगा 273 केल्विन होता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो संपीड़ित होगा ना वो हाइड्रोजन गैस होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा संपीड़ित हम लोग उसे कर सकते हैं, मतलब दबा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है ना कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है। तो देखिए जल जो है ना ये यौगिक का उदाहरण है, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है ना कि पीतल किस किस धातु का मिश्रण है। मतलब पीतल जो है ना हम लोग कौन कौन धातु से मिला करके उसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो है ना पहला ऑप्शन सही होगा, Zn को और CO को। ठीक है, इसे जब हम लोग मिलाएंगे तो पीतल का निर्माण होगा। आगे देखिए जो अगला प्रश्न है ना यहाँ पर, कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन मतलब क्या? अगर एक बार जो खत्म हो जाए, ठीक है, तो उसका निर्माण हम लोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जल का बर्फ में बदलना, अगर जल जो है ना वो बर्फ में बदलता है तो फिर तो उसे हम लोग जल तो बना ही सकते हैं ना, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। आगे देख लीजिए भोजन का पचना। क्या है? भोजन का पचना। तो देखिए जब भोजन हम पच जाता है तो क्या हम लोग दोबारा भोजन बना सकते हैं? का नहीं बना सकते हैं ना।
तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है ना इसका आंसर होगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण यही वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी मोमबत्ती का पिघलना नहीं होगा, लोहे के चूर्ण को बालू में मिलाना ये भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन भोजन अगर एक बार पच जाता है तो दोबारा क्या हम लोग भोजन बना सकते हैं का? तो नहीं ना बनेगा, इसीलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्न में से क्या है? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है ना, अगर आप लोग पढ़े होंगे ना कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो देख लीजिए Na2O होता है। क्या होता है? Na2O होता है, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर 21 नंबर का, कि 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल जो है वो पाया जाता है? तो आप लोग नहीं जानते हैं ना, तो याद रखिएगा 2 मोल उसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न जो है ना कि C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होता है? देखिए C2H2 का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? तो देखिए 26 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो 26 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? आप लोग याद करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो खोज ने जे थॉमसन ने किया था। किसने किया है? तो जे थॉमसन ने किया है। अगला प्रश्न जो है ना 24 नंबर का देख लीजिए कि एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? तो एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। तो उस तत्व का जो परमाणु संख्या होगा ना क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा, अगर 11 इलेक्ट्रॉन है ना तो उसका जो परमाणु संख्या होगा ना 11 ही तो होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि किसी भी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा? तो 25 नंबर का सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक कोशिक जीव के उदाहरण है? काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक कोशिक वाला जीव आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? किसमें एक कोशिक पाया जाता है? तो याद रखिएगा अमीबा में एक कोशिक पाया जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो देखिए लाइसोसोम का जो निर्माण है ना वो गोल्जी उपकरण करता है। गोल्जी उपकरण। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देखिए जो अगला है ना कि कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो परासरण के जरिए होता है, परासरण। ठीक है, आगे देखिए कि पौधे के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो देखिए पौधे के शीर्ष पर विभज्योतक पाया जाता है। ठीक है, विभज्योतक। पौधे के सिर पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो विभज्योतक ऊतक इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है ना 30 नंबर का कि रक्त के तरल आधार्थी भाग को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए रक्त के तरल आधार्थी भाग को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा उसे प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं जो 31 नंबर का प्रश्न है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है ना वो किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न नोट करिए कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है? देखिए रबी फसल का बात हो रहा है और यहाँ पर ऑप्शन भी तो दिया हुआ है ना। तो देखिए रबी फसल अगर आप लोग पढ़े होंगे तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना चना होगा। क्या होगा? चना होगा। ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या करता है ना गेहूं देता है, तो गेहूं में भी सही आप लोग उसमें टिक लगाइएगा ना तो सही होगा गेहूं भी। ठीक है, आगे देखिए अगला जो प्रश्न है ना कि जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो देखिए उसका जो है ना कोशिका संरचना हो सकता है। मतलब यहाँ जो है ना सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। और देखिए पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? तो देखिए ब्रायोफाइटा जो है ना वो होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए अगला जो प्रश्न है ना कि मछली देखें, व्हेल मछली आप लोग देखे हैं, बहुत बड़ा होता है ना। तो व्हेल मछली निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना मत्स्य वर्ग ही होगा, क्योंकि मछली है तो मत्स्य होगा। ठीक है, आगे देखिए
कि वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन गैस सबसे अच्छा होता है, उत्तरदायी होता है? तो देखिए 36 नंबर का पहला ऑप्शन सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए कि जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? देखिए जल के कारण से कौन प्रभाव यहाँ पर नहीं होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था ना, फेफड़ों से संबंधित रोग ही होगा, क्योंकि जल के कारण से फेफड़ों वाला रोग नहीं होता है, ठीक है? आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए कि निम्नलिखित में कौन असंक्रमक रोग है? कौन सा मतलब असंक्रमक रोग है जो आदमी का आदमी से नहीं फैलता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए रतौंधी जो होगा ना वो असंक्रामक रोग है। क्यों? क्योंकि एक आदमी से दूसरा आदमी के पास में थोड़ी चला जाएगा रतौंधी, बाकी हर चीज जाएगा, खांसी भी जाएगा, हैजा भी जाएगा, कालाजार भी जाएगा, ये सब जा सकता है, आदमी में फैलता है ये सब, लेकिन रतौंधी जो है ना वो फैलने वाला रोग नहीं है। आगे देख लीजिए जो 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है? दीर्घकालिक रोग के उदाहरण, रोग यहाँ पर होगा, रोग, लोग नहीं रोग, ठीक है? तो देखिए ऐसा कौन सा रोग है जो दीर्घकालिक रोग है? तो यहाँ पर आंसर आप लोग देखिए टीबी जो है ना इसका राइट आंसर होगा। और देखिए इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है ना 40 नंबर का, आप लोग देख लीजिए कि जीवाणु निम्नलिखित में कौन से वर्ग में आते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल नया प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है? तो देखिए जीवाणु जो है ना कौन से वर्ग में आता है? तो याद रखिएगा मोनेरा वर्ग में आता है। जीवाणु जितने सारे होते हैं ना वो मोनेरा वर्ग में आते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? तो ये था आप लोगों के लिए 40 इंपॉर्टेंट सवाल। अब इसके बाद में भी मैं काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों को देने वाला हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को ज़रूर बता दीजिए कि अब न्यू क्लासेस में और प्रभु सर काफ़ी सारा वीडियो अपलोड करने लगे हैं। आप लोग हर वीडियो को देख लीजिए और हर एक मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को इसी चैनल में मिलेगा, मतलब न्यू क्लासेस में मिलने वाला है, ठीक है? और इस बार तैयारी जो है बिल्कुल धाकड़ तरीके से होगा, तो सभी को आप लोग बता दीजिए, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, सभी को आप लोग बता दीजिए, ठीक है? और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर ज़रूर शेयर कर दें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।